प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारतीय सेना को अहम हथियार मिलने जा रहा है जो दुश्मन के छुपे हथियारों को खोज निकालेगा। भारतीय सेना में जल्दी हर्मीस 900 ड्रोन शामिल होने जा रहा है। हाल ही में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन सेना को मिला है, अब हर्मीस 900 सेना को मिलने जा रहा है। हर्मीस 900 ड्रोन को शामिल करने की योजना के साथ हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल करने से भारतीय सेना की निगरानी और टोई क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। हर्मीस ड्रोन भारत को इजराइल से मिलेगा। एल्बिट सिस्टम का हर्मीस 900 खास किस्म के सेंसर से लैस है जो इसे जमीन या समुद्री लक्ष्यों का पता लगाने के लिए अनुमति देता है। हर्मीस 900 लगातार मल्टी पेलोड क्षमताएं प्रदान करता है। यह ड्रोन एल्बिट सिस्टम के हर्मीस परिवार का है जो उड़ने, सुरक्षा और विश्वसनीयता के उच्च मानक स्थापित करता है। ये ड्रोन 30,000 फीट तक उड़ सकता है। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS हेरॉन मार्क 2 और हर्मीस 900 स्टार लाइनर्स को शामिल करने की योजना से न केवल भारतीय सेना की टोई और निगरानी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ उनकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, जो गेम चेंजर साबित होगी। सेना ने हाल ही में हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है जो उत्तरी क्षेत्र में मारक क्षमताओं से लैस हो सकते हैं। देश भर के विभिन्न स्थानों पर इन मानव रहित विमानों का पुराना संस्करण मौजूद है। सूत्रों ने आगे बताया कि आर्मी एविएशन में महिला अधिकारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। महिला अधिकारियों को पहली बार आर्मी एविएशन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम में शामिल किया गया है। दूर से ही कंट्रोल किए जा सकने वाले इन ड्रोन के जरिए सेना दुश्मनों की निगरानी कर सकती है। साथ ही सेना को हमले की क्षमता को भी बढ़ाया है। इन ड्रोन के शामिल होने के बाद सेना को मजबूती मिली है। ये सेना के ज्वाइंट टीमों के काम करने और दूर दराज के इलाकों में काम करने में सक्षम है। ये हम भारत और अमेरिका के बारे में बात करें। भारत और अमेरिका के बीच इस सप्ताह 2+2 वार्ता होने जा रही है। दोनों देशों के बीच यह बातचीत ऐसे समय पर हो रही है जब चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी दादागिरी को तेज कर दिया है। एक अमेरिकी विशेषज्ञ के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दोनों देशों की वैश्विक साझेदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए उनके साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने के वास्ते एक मंच के रूप में काम करेगी। यह बैठक इस सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपने भारतीय समकक्ष विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस सप्ताह 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि ब्लिंकन और ऑस्टिन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वैश्विक चिंताओं एवं हिंद प्रशांत में जारी गतिविधियों में चर्चा करेंगे। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साउथ एशिया इनिशिएटिव्स की निदेशक फरवा आमिर ने कहा कि एक जटिल और लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में यह संवाद अमेरिका और भारत की वैश्विक साझेदारी और एक स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत के लिए उनकी साझा दृष्टि के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को पुष्टि करने में मंच के रूप में काम करेगा। आमिर ने कहा कि आगामी 5वीं अमेरिकी भारत 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता एक मजबूत साझेदारी को गहरा करने का वादा करती है, जिसमें खासकर रक्षा सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। इस सप्ताह भारत में होने वाली 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में दोनों देशों के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। हिंद प्रशांत एवं जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें हिंद महासागर, दक्षिणी चीन सागर सहित पश्चिमी और मध्य प्रशांत महासागर शामिल हैं। अमेरिका, भारत और कई अन्य विश्व शक्तियां संसाधन संपन्न क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैनिक गतिविधि की पृष्ठभूमि में एक स्वतंत्र, खुले और संसाधन संपन्न हिंद प्रशांत को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा कर रही है। चीन विवादित चीन सागर के लगभग पूरे हिस्से पर दावा करता है, जबकि ताइवान, फिलीपीन, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इसके कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। बीजिंग ने दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम द्वीप और सैन्य प्रतिष्ठान बनाए हैं। चीन का पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ भी क्षेत्रीय विवाद है। आमिर ने कहा कि बातचीत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां यूक्रेन में संकट और इसराइल हमास संघर्ष की छाया मंडरा रही है। आमिर ने कहा कि यह संघर्ष सीधे तौर पर अमेरिका भारत संबंधों से जुड़े नहीं हो सकते, लेकिन वे एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाते हैं जो दोनों दृष्टि की रणनीतिक गतिशीलता और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान इन संकटों पर चर्चा होने की संभावना है। आमिर ने कहा कि इसराइल हमास संघर्ष पर भारत क्वाड देशों के साथ कई अधिक जुड़ा हुआ है, जो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ भारत के गहरे जुड़ाव का संकेत है। उन्होंने कहा इसके अलावा अमेरिका भारत कनाडा विवाद मामले में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हुए कनाडा की जांच में फिर से भारत के सहयोग का आह्वान कर सकता है। यह कूटनीतिक उलझन एक चुनौती पैदा कर सकती है, लेकिन इस बात की भी याद दिला सकती है कि विशिष्ट मुद्दों पर मतभेद से द्विपक्षीय संबंध पटरी से नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से परे संवाद का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दायरे का विस्तार करना है। यह केवल रक्षा के बारे में नहीं बल्कि इसमें जलवायु
ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी शिक्षा और लोगों के बीच संबंध भी शामिल है। आमिर ने कहा, वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह उत्पादन पर ध्यान केंद्रित है, जो सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने देने में नवाचार के महत्व को रेखांकित करता है। क्रिटिकल एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी पर पहल के एजेंडे में होने की उम्मीद है, जो भारत अमेरिका रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने वाला है। आइए हम भारत और कनाडा के रिश्ते के बारे में कुछ बात करें। भारत और कनाडा के रिश्ते में बीते कुछ महीने में आई दरार का सबसे ज़्यादा खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो भारत आना चाहते हैं। भारत सरकार के कनाडा में वीज़ा ऑपरेशन निलंबित करने से कनाडा में वीज़ा प्रोसेसिंग साइट्स पर बड़े पैमाने पर बैकलॉग बन गया है, जिससे कनाडाई लोगों की भारत की यात्रा के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारत ने सितंबर में कनाडा से तनाव बढ़ने के बाद भारत के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवाएं सस्पेंड कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे डिप्लोमेटिक यूनिट को धमकियां मिलने की बात कही थी। भारत सरकार ने कहा था कि हमारे डिप्लोमेटिक अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड की गई हैं। कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास कई तरह के वीज़ा जारी करता है। इसमें एंट्री वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, रोजगार वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा प्रमुख हैं। ऐसे में कनाडा में वीज़ा सर्विस स्थगित होने से नौकरी, बिजनेस या ट्रेड के लिए भारत आने के ख्वाहिशमंद लोगों को वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, उनको लगातार इंतजार करना पड़ रहा है। कनाडा में काफ़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत से कनाडा जाकर बस गए लोग अब वहीं के नागरिक हैं। ऐसे में उनको भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं। 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर भारत में घोषित आतंकवादी था और कई मामलों में वांछित था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि इस हत्या में भारत का हाथ है। इस आरोप को भारत ने सिरे से नकार दिया और कनाडा की जांच की मांग को भी ठुकरा दिया। इसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव है। आइए अब हम गाज़ा के बारे में बात करें। गाज़ा में जारी जंग में हमास के हथियार विभाग का प्रमुख महसन अबू जीना मारा गया है। इजरायली आर्मी ने एक बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। आर्मी ने कहा कि हवाई हमले में मारा गया अबू जीना हमास के लिए रॉकेट और असलाह प्रोडक्शन विभाग का प्रमुख और हथियार बनाने का मास्टरमाइंड था। आईडीएफ ने कहा है कि हमारे सैनिक गाज़ा पट्टी में अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं, जिसमें आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। शायद ही आतंकी ढांचों को भी हवाई हमलों में ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में अबू जिना को मार गिराया गया। आईडीएफ अफसरों ने बुधवार को कहा कि रात में एक आतंकी गुट का पता लगाया गया था जो इजरायली सुरक्षा बलों पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने वाले थे। इसके बाद इन आतंकियों को निशाना बनाते हुए हमला किया और मार गिराया गया। सेना ने कहा कि उसने कई एयरक्राफ्ट इसराइल पर रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकी गुटों को मार गिराने के लिए भेजा, जिसमें हमास के ठिकानों पर हमला करते हुए उनको तबाह कर दिया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने हमास की दीर अल बलाह बटालियन के कमांडर वाइल असेफा को भी मार गिराने का दावा किया है। बताया गया कि असेफा ने ही 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमलों की अगुवाई की थी। इसराइल ने कहा कि उसकी आर्मी और एयरफोर्स मिलकर हमास के खिलाफ सफल ऑपरेशन चला रही है, जिसमें लगातार हमास के ठिकानों को चुन चुनकर ख़त्म किया जा रहा है। दक्षिणी इसराइल में 7 अक्टूबर को आतंकी संगठन हमास ने हमला करके करीब 1400 लोगों को मार डाला था, साथ ही 200 से अधिक लोगों का अपहरण करके बंधक बना लिया था। इसके बाद इसराइल ने गाज़ा पट्टी में लगातार हमले किए हैं। इसराइल की ओर से हमास को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में अब तक हमास के कई सीनियर लीडर मारे जा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल मिलते हैं आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।